नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है लघु पारशरी, एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 26 और 27 में हम मार्काध्याय की बात करेंगे, मारक की बात करेंगे, मार्केश की बात करेंगे और मारक स्थितियों की बात करेंगे। वो उन कारणों की बात करेंगे जिन कारणों के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु संभव है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट संभव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 26 और 27 लघु पारशरी का और मार्काध्याय का श्लोक नंबर 4 और 5। चलिए पहले देख लेते हैं ये श्लोक क्या कहते हैं। अलाभे पुनरेतेषां संबंधेन व्ययेषितु कुछ भानाम च दशा स्वस्थ मेष दशासु च। श्लोक नंबर 26 और इसी का श्लोक नंबर 27 है। केवलानाम च पापानाम दशासु निधनम क्वचित कल्पनीयम बुधेन्द्रणाम मारणामदर्शने। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं और इसकी व्याख्या भी करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस कुंडली के माध्यम से हम इन दोनों श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले अर्थ जान लेते हैं क्या कहता है लघु पारशरी का श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 26, यदि पूर्वोक्त मारक ग्रहों की दशा आयु खंड में प्राप्त नहीं हो तो व्यय के संबंधी ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में मृत्यु कहनी चाहिए। इसकी संभावना न होने पर अष्टमेशादि पाप ग्रहों की दशा में मरण कहना चाहिए। देखिए ये कहता है श्लोक नंबर 26। पहले हम तीन श्लोकी की हमने लगातार बात करी है, तीन श्लोकों की हमने लगातार बात करी है। श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 25। जस्ट लास्ट वाले एपिसोड में हमने तीन श्लोकों की बात करी। उनमें हमने विस्तृत चर्चा करी मारक ग्रहों की, मारक कारणों की, मार्केशों की और मारक स्थितियों की, मृत्यु के कारणों की। जो चर्चा हम कर चुके हैं उन्हीं से अब आगे की बात की जा रही है इस कारिका में श्लोक नंबर 26 में। पूर्व में बताए गए ग्रहों की दशा, जो भी पहले बात हुई है, जो हमने बात करी, जैसे द्वितीयेश, सप्तमेश, इनसे संयुक्त पाप ग्रह, मारक स्थान, लग्न से व्यय भाव का स्वामी या लग्न से व्यय भाव, इन सब की दशाओं में हमने मार्केश की बात करी थी। इस कारिका में, इस श्लोक में, श्लोक नंबर 26 की पहली कारिका में ये लघु पारशरी कहती है कि यदि पूर्वोक्त मारक ग्रहों की दशा आयु खंड में प्राप्त नहीं होती, आयु खंड में प्राप्त नहीं होती का मतलब ये है कि उसकी दशा अंतर्दशा, महादशा या अंतर्दशा यदि प्राप्त नहीं होती, यदि कोई विशेष रूप से मारक प्रभाव बन रहा है, जैसे इस कुंडली की बात करें तो सेकंड हाउस या सेवेंथ हाउस या 12th हाउस, द्वितीय, सप्तम या द्वादश भाव के स्वामियों या द्वादश भाव, सप्तम भाव या द्वितीय भाव, इन तीनों भावों का यदि संबंध न बन रहा हो, जो हमने योग डायग्नोस किया, कुंडली में आइडेंटिफाई किया, जिन ग्रहों के कारण यदि उनकी दशा और अंतर्दशा यदि जीवन में नहीं पड़ रही है या कालखंड में नहीं पड़ रही है या आयु खंड में नहीं पड़ रही है। देखिए विंशोत्तरी दशा की हमने बात करी थी। विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है। जब हमने ग्रहों के स्वभाव की बात करी थी एपिसोड नंबर 12 की, जब हमने सीरीज की बात करी थी, तो हमने विंशोत्तरी दशाओं की भी बात करी थी। विंशोत्तरी दशाओं का मतलब 120 वर्ष की दशा। तो 120 वर्ष की दशा में 9 ग्रहों की साइकिल चलती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, तो एक मनुष्य का आयु खंड 120 वर्ष का जनरली होता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 80 प्लस की एज में अगर पहुंच जाता है तो उसका आयु खंड लगभग पूर्ण मान लिया जाता है या पूर्ण माना जाता है। मैक्सिमम एज 90 अप्रॉक्स की एक आइडियल एज मानी गई है। तो 120 वर्ष की आयु
का कोई व्यक्ति होना लगभग आज के समय में असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसी को कंसीडर करते हुए ये बात कही जा रही है कि यदि ये कालखंड की दशा अंतरदशा यदि नहीं पड़ रही हो, देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जब ग्रंथ लिखा गया था तब शायद 500, 700, 1000 वर्ष आयु रहा करती हो, लेकिन आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस समय वो आयु नहीं है। तो यदि दशा अंतरदशा वो नहीं पड़ रही है, अगर हमें लग रहा है कुंडली में कि कोई पर्टिकुलर जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड या सप्तमेश द्वितीयेश में से कोई प्रबल मारक बनना है, लेकिन उसकी महादशा अंतरदशा प्राप्त नहीं होती है या कॉम्बिनेशन एक आइडियल नहीं बैठता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है जो पहले बताई जा चुकी है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि यदि प्राप्त नहीं होती है तो व्ययेश अब 3 मारक स्थान हो गए, या तो सप्तम भाव या द्वितीय भाव या द्वादश भाव, इन 3 की बात हो रही है। लग्न से व्यय भाव की बात हो रही है, लग्न से व्यय भाव और अष्टम से व्यय भाव के संबंधियों की, अगर इनसे कोई संबंध बनाता है, संबंध से फिर अगेन वही कहना चाहेंगे कि युति संबंध की बात हो रही है, सहावस्थान संबंध की बात हो रही है। युति संबंध मतलब 2 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, 2 या 2 से अधिक ग्रह, 1 से अधिक ग्रह का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो वो युति संबंध कहलाता है। एक साथ बैठ जाएं, जैसे कि शुक्र और शनि का युति संबंध है, सूर्य केतु और गुरु का भी युति संबंध है इस कुंडली में। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है और सप्तम भाव का या द्वितीय भाव का कोई इसमें रिलेशन बनता है, जैसे इस कुंडली की अगर बात करें तो सेकंड हाउस का रिलेशन शुक्र से बन रहा है, तो इस कंडीशन में यदि पहले वाली जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसमें आयु खंड अगर नहीं मिलता है तो इनके संबंधियों की दशा में भी मृत्यु संभव होती है। दूसरी कारिका में क्या कह रहे हैं कि इनकी संभावना न होने पर अष्टमेशादि पाप ग्रहों की दशा में मरण कहना चाहिए। अष्टमेशादि अष्टम भाव का स्वामी की यदि दशा आ जाए, लेकिन कंडीशनल है अष्टमेशादि पाप ग्रहों की दशा में, अष्टम भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह हो और उसकी दशा आ जाए तो उसमें भी मृत्यु संभव है। देखिए बड़ी गंभीरता से थोड़ी सी एक बात हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो श्लोक नंबर 26 में बात हो रही है, यहाँ पे पाप ग्रह की बात हो रही है, अष्टमेशादि पाप ग्रहों की दशा में। तो पाप शब्द का क्या मतलब है, हमने पहले भी कई बार बात करी है, कई बार ही पाप की बात आती है, पाप ग्रहों की बात आती है, पाप शब्द की बात आती है। अगर नैसर्गिक रूप से बात करें तो मंगल, शनि, राहु और सूर्य, मंगल, शनि, राहु और सूर्य, क्षीण चंद्रमा, दोष युक्त चंद्रमा और पाप युक्त बुध, ये पाप की श्रेणी में आते हैं, पापी ग्रह कहलाते हैं नैसर्गिक रूप से। ठीक है, तो अगर इनकी अष्टम भाव का स्वामी अगर इनमें से किसी कोई कंडीशनल ग्रह बन जाता है तो उसकी दशा में भी मृत्यु संभव है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे हम नैसर्गिक के पापी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस कुंडली में जैसे मंगल की बात कर रहे हैं, हम पापी की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव का स्वामी है तो शुभ फल प्रदान करने वाला है। सूर्य की हम बात कर रहे हैं, सूर्य नवम भाव का स्वामी है, शुभता प्रदान करने वाला है इस कुंडली में। देखिए कोई ग्रह भौतिक रूप से या सांसारिक रूप से या धन की दृष्टि से या भोग की दृष्टि से हो सकता है कि कुंडली में शुभ फल दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मारक नहीं हो सकता। अगर वो मारकों से संबंध स्थापित कर लेगा, मार्केश से संबंध स्थापित कर लेगा या फिर मारक भावों से संबंध स्थापित कर लेगा या मारक भावों में आके स्थित हो जाएगा तो वो मार्केश बन जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अन्य आयु खंड में उसके द्वारा शुभ फल प्रदान किए गए हों। तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर पूर्व में किसी ग्रह ने भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से यदि शुभ फल दिया है तो वह अपनी मारक दशा आने पर वो मारक का फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो शुभ फल देगा
अलग आयु खंड में, और जब मारक की स्थिति आएगी, वो आयु खंड आएगा जबकि मारक का प्रभाव देना होगा, तो वो मारक का प्रभाव भी दे जाएगा। तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज्ड होने की आवश्यकता नहीं है, कि वेरी करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली कि आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछें कि जब पूर्व में उसकी दशा आई थी तो उसने कैसा फल दिया था। अगर उसने पॉजिटिव दिया था तो आप ये कहें कि नहीं, इसको मार्केश का दोष नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए। तो कोई पर्टिकुलर ग्रह, अगर पापी ग्रह की बात करते हैं, तो भौतिक रूप से शुभ फल भी दे सकता है और मारक रूप से वो मारक के फल भी दे सकता है। देखिए, जब हम मृत्यु की बात करते हैं, तो जैसे शुभता की बात आ रही है, कोई ग्रह शुभ फल दे सकता है, पापी ग्रह शुभ फल तो दे रहा है, लेकिन वह अपनी दशा में मारक का भी फल दे रहा है। तो यहाँ पे ये और हमें तो कंसीडर करना पड़ेगा, ये ध्यानपूर्वक हमें देखना पड़ेगा कुंडली में, कि जब मृत्यु के योग होते हैं ना, जब मृत्यु वाले योग होते हैं, तो उसके लिए सूक्ष्मता से कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम मारक की बात करते हैं, जब हम मृत्यु की करते हैं, जब लग्न के सापेक्ष हम मृत्यु की चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया है, आपको पहले भी चर्चा हो चुकी है कि लग्न पूरी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव होता है। जब लग्न के सापेक्ष हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आयु की बात कर रहे हैं, लग्न के सापेक्ष जब हम आयु की बात कर रहे हैं, तो उस मृत्यु देने वाले ग्रह में भी बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए, उसमें इतने इफेक्ट्स होने चाहिए कि वो जब फाइट हो लग्न की और 8th हाउस की, तो 8th हाउस की विजय हो, वो मृत्यु दे जाए। तो आपको गंभीरता से ये भी देखना है कि उसका पापत्व किस लेवल तक जाते हुए वो पीक पे पहुंच रहा है। अब अच्छा, पापत्व का जो डेफिनेशन है वो क्या है, या पापत्व का जो मेज़रमेंट है वो कैसे करेंगे। देखिए, पहले भी जो हमने पिछला वीडियो दिया था उसमें भी चर्चा की थी। जब भी हम पापत्व की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें भी ये भी देखना पड़ेगा कि कोई ग्रह, वो जो पर्टिकुलर ग्रह है, मान लीजिए अगर हम शनि की ही बात करें इस कुंडली में, अगर शनि आपको लग रहा है कि मारक है, स्पेशली आपने डायग्नोस किया कि शनि मारक है, तो शनि में आपको ये देखना पड़ेगा क्या यह मारक स्थान में पड़ रहा है। पहली बात तो यही देखनी पड़ेगी। दूसरा देखना होगा कि मार्केशों के साथ इसका संबंध है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा देखना पड़ेगा कहीं ये नीच स्थिति में तो नहीं है, अथवा नीच नवांश में तो नहीं है। नवांश कुंडली के आधार पर हमें देखना पड़ेगा, नवांश कुंडली है तो नीच नवांश में तो नहीं है। क्या शत्रु के क्षेत्र में तो नहीं है, जिस राशि पे ये स्थित है वो कहीं शत्रु की राशि तो नहीं है, कहीं वह शत्रु नवांश में तो स्थित नहीं है। यहाँ पे जो ये बैठा हुआ है ये अपने नवांश में है, या अपने मित्र के नवांश में है, या फिर अपने शत्रु के नवांश में है शनि, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इससे हम थोड़ा सा उसका मेजरमेंट डिसाइड कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, भावों के आधार पे कहीं पापी तो नहीं हो रहा है। भावों के आधार पे क्या बताया था हमने, एक तो हमने 8वां भाव, एक 12वां भाव, एक तो ये भाव हो गए। 8वां भाव से संबंध तो नहीं बन रहा है इसका, या उसमें स्थित तो नहीं है। 12वें भाव से संबंध तो नहीं बन रहा है, उसमें स्थित तो नहीं है। त्रिषडाय भाव 3, 6, 11 में कहीं स्थित तो नहीं है, अथवा इनके स्वामियों से कहीं संबंध तो नहीं बन रहा है, ये भी हमें देखना होगा। अगर हम ये देख लेते हैं तो इसमें हमें फिर मेजरमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तरोत्तर ये कितना पापी होता चला जा रहा है, कितने अवगुण इसमें आते चले जा रहे हैं, कितना पापी होता चला जा रहा है। जितना ये पापी होता चला जाएगा ना, उसमें उतनी पावर आती चली जाएगी। फिर हमको लग्न भी देखना है, क्या लग्न में इतना बल है कि वो इससे फाइट कर लेगा। अगर शनि को हम मार्केश मानते हैं तो क्या गुरु में और या प्रथम स्थान में इतनी पावर है कि वो शनि से फाइट कर ले। अगर ये उससे मजबूत स्थिति में बैठता, देखिए पहली बात तो लग्न अपने आप में मजबूत होता है, इम्यूनिटी का कारक ही होता है, विटैलिटी का कारक होता है लग्न या लग्नेश। उसके बाद भी इसकी पॉजिटिविटी कितनी है, जैसे अभी हमने बात करी
कि पापत्व की स्थिति ये होनी चाहिए, तो शुभत्व की स्थिति क्या होनी चाहिए कि लग्नेश कहीं त्रिकोण भावों में स्थित अगर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, केंद्र भावों में स्थित होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अपने उच्च की स्थिति में हो जाए, अपने मित्र की राशि में आ जाए, अपने स्वर राशि में आ जाए, अपने ही नवांश में स्थित हो, यहाँ पे नवांश कुंडली में अपनी ही नवांश में स्थित हो तो पॉजिटिव होता चला जाता है। तो हमें कंपैरिजन करना है लग्न का और मारक ग्रह का कि कौन इस फाइट में जीतेगा। जो जीतेगा वो आपका प्रेडिक्शन होगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज मुझे लगभग 24 साल हो गए ज्योतिष के क्षेत्र में, और बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी जहाँ पे प्रश्न ही यही आता है कि वो व्यक्ति मरेगा या बचेगा। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं, मतलब सैकड़ों बार आए हैं। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं इस पक्ष में नहीं रहा हूँ शुरू से कि किसी को मार्काध्याय पढ़ाया जाए, क्योंकि आज हमारी एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको ज्योतिष का ज्ञान देना है तो हमें पढ़ाना पड़ रहा है। बेसिकली जब आप मार्काध्याय पढ़ते हैं तो आयु निर्णय जब आप कर रहे होते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर में भी उतनी गंभीरता होनी चाहिए कि उसको कब कहाँ और क्या बोलना है। तो क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकली भी एक ट्रीटमेंट करना एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, न केवल आप उसके कुंडली को देख रहे होते हैं। किसी भी क्षेत्र में तो मारक की बात होती है, हम कहते हैं कि फाइनेंशियली भी अगर आदमी कमजोरी की स्थिति में हो या बहुत क्राइसिस में हो तब भी, और मारक स्थितियों की में अगर व्यक्ति आपके पास सामने आया है तब भी, सबसे पहला जो आपका मूल कर्तव्य है वो आपको साइकोलॉजिकली व्यक्ति को पॉजिटिव करना होता है। तो सबसे पहले आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप साइकोलॉजिकली उसको पॉजिटिव करते हैं। कभी कभी कुंडली देखकर आपको बिना अपने मान सम्मान की चिंता किए, बिना अपने फेम की चिंता या डिफेम की चिंता किए बिना आपको कभी कभी सब कुछ समझते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है, और उसका बदनामी भी होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे कहना पड़ा, क्योंकि उनके जब मारक की बात आई या मार्केश स्थिति की बात आई, उनका क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं लगा कि उनके परिवार की इस समय वो स्थिति है कि वो उसके आंसर को डाइजेस्ट कर पाएँ। तो और इवन पेशेंट भी वहीं हो, जब पेशेंट का भी क्वेश्चन यही हो, तो होता क्या है कि आपको, और बाद में जब घटना घटित हो चुकी होती है तो ये भी सुनने को मिलता है कि आपका ज्ञान हमें नहीं समझ में आया या आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, तो कभी सुनना भी पड़ता है। लेकिन हम अपने अंतर्मन में ये सोचें, क्या हम जब कुंडली देख रहे हैं तो क्या हम सामने वाले के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अपनी विद्या के लिए साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अपनी विद्या के प्रति, हम अपने ज्योतिष विषय के प्रति ईमानदार हैं या नहीं हैं। तो बड़ा गंभीर विषय होता है, तो इसका जब जवाब देना होता है ना तो हमें बड़ी गंभीरता से ही देना होता है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चर्चा चल रही हैं, आपको सिखाया जा रहा है और आप सीख भी रहे हैं, और नो डाउट जब आप इनको अच्छे से अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसको पकड़ भी पाएंगे और प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे, और 100% प्रेडिक्शंस भी आपके सही जाएंगे। लेकिन प्रेडिक्शन करते समय आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि आपका जो नैतिक जिम्मेदारी है वो केवल अपनी वाहवाही लूटना नहीं, बल्कि सामने वाले को एक साइकोलॉजिकली भी पॉजिटिवली तैयार करना है। ठीक है, चलिए अपने विषय पे आते हैं। अब श्लोक नंबर 26 की सेकंड कारिका क्या कहती है, दूसरी कारिका क्या कहती है, दूसरी लाइन क्या कहती है। दूसरी लाइन कहती है, इनकी संभावना न होने पर अष्टमेशादि पाप ग्रहों की दशा में मरण कहना चाहिए। ठीक है, अपने विषय पे आते हैं आगे। तो श्लोक नंबर 26 कहता है, अब देखिए एक यहाँ पर बात आई श्लोक में कि व्ययेश के संबंधी ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में फल कहना चाहिए या मृत्यु कहनी चाहिए।
तो व्ययेश के 3 प्रकार के व्ययेश की चर्चा हो रही है यहाँ पे। पहला व्ययेश हो गया अष्टम का व्यय भाव मतलब सप्तम भाव, दूसरा व्यय है तृतीय का व्यय भाव मतलब द्वितीय भाव, और तीसरा व्यय है लग्न का व्यय भाव मतलब द्वादश भाव। 3 व्ययेश से यहाँ पर मतलब है, तो तीनों को ही इनके संबंधी जो भी है उनकी दशाओं को हमें देखना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 27 क्या कहता है? श्लोक नंबर 27 कहता है, यदि उक्त प्रकार से भी मारक का निर्णय न हो तो केवल पापी की दशाओं में मारक होता है। अगर जितनी भी हमने अभी तक चर्चा करी है उसमें भी अगर मारक का निर्णय अगर नहीं हो पाता है, जब आप कंपैरेटिवली दोनों को इफेक्ट्स को अगर देखते हैं, तो अगर आप इसको नहीं लगता है कि आपको ये मारक बन सकता है, तब क्या होगा? तब केवल पापी से क्या मतलब हो गया? या तो अष्टम भाव का स्वामी हो या फिर त्रिषडाई में से किसी भाव का स्वामी हो, तो केवल इनकी दशाओं में भी मरण संभव है। तो ये पूरी जो मार्काध्याय है वो उन्होंने सारी चर्चाएं करी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। अभी एक श्लोक रह गया है, अभी श्लोक नंबर 28 भी रह गया है, जिसका हम अगले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हमने ये देखा कि हमने सारी चर्चा की। एक बार एक रिसाइकलिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक क्योंकि देखिए 28 नंबर जो श्लोक है वो इन सबसे इतर है, इन सबसे अलग है। यहाँ पर जो जितने हमने 23 से और 27 श्लोकों की बात करी, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे 23 से लेकर 27 तक जो हमने चर्चा करी, जो हमने समझा, जो हमने सीखा, उसकी अगर हम रिवीजन अगर करते हैं तो एट ए ग्लांस हमें क्या क्या देखना है। स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, आपको एक तरीका पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश। नेक्स्ट द्वितीय भाव का स्वामी से केंद्राधिपत्य दोष। सप्तम भाव में कोई केंद्राधिपत्य दोष वाला ग्रह तो नहीं है। वैसे तो सप्तम भाव में जो भी होगा वो केंद्राधिपत्य वाला ही होगा, लेकिन स्पेशली हमें देखना है कि यहाँ पे गुरु या शुक्र में से किसी की राशि तो नहीं है। नेक्स्ट फिर हमें जो देखना है वो हमें देखना है कि द्वादश भाव का स्वामी 12th हाउस का लॉर्ड। इससे अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर हमें कहाँ चलना है? फिर हमें देखना है पापी ग्रह, कुंडली के पापी ग्रह, जो अभी हमने चर्चा करी थी पापी ग्रहों की। फिर हमें देखना है कि पापियों में भी वो पापी जो अपनी नीच स्थिति में हो, अपनी शत्रु की राशि में हो, अपने शत्रु नवांश में हो, या फिर अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार का उसमें अन्य कोई दोष आ रहा हो। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जिन हम दोषों की बात कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 12 की जो सीरीज़ थी उसमें हमने लगातार चर्चा करी थी। तो अगर अन्य किसी प्रकार का दोष आ रहा है तो उसकी स्थिति को हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? किसी ग्रह का पापी भावेशों से युक्त होना। पापी भावेश का मतलब 8वां भाव, 12वां भाव और त्रिषडाई भाव, 3, 6, 11 भाव से पापी ग्रहों का संबंध। त्रिषडाई भाव या फिर अष्टम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी से पापी ग्रहों का संबंध। नेक्स्ट देखना है पापी भावेशों से पीड़ित कोई ग्रह 6ठे भाव में या 8वें भाव में ही बैठ जाए पापी ग्रह। जैसे राहु की पिछले हमने एपिसोड में बात करी थी, या 3, 6, 11 भाव में बैठ जाए। जैसे इस कुंडली में 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की स्थिति। इससे भी अगर निर्णय नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें क्या देखना है? द्वादश भाव का स्वामी स्वयं मारक स्थान में बैठ जाए, दूसरे या 7वें भाव में बैठ जाए। 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी दूसरे या 7वें भाव में बैठ जाए। कहीं और स्थित हो कुंडली में, लेकिन नीच स्थिति में हो कुंडली में, अन्य कहीं पे मंगल, जैसे हमने 12वें भाव का स्वामी है मंगल, कहीं और बैठ जाए, या लेकिन
नीच स्थिति में हो। इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ भी अगर हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या देखना है, सप्तमेश के साथ पड़े जो मारक स्थान में हो। सप्तमेश के साथ पड़े ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो देखना है। सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ वह ग्रह जो कि मारक स्थान में हो। अब यहाँ पे मारक में हम ये भी कंसीडर करेंगे 8वां भाव और 12वां भाव। तो सप्तम भाव का स्वामी के साथ कोई ग्रह 8, 12 या द्वितीय भाव में बैठा हो, अथवा द्वितीय भाव का स्वामी किसी अन्य ग्रह के साथ सप्तम, द्वादश अथवा अष्टम भाव में बैठा हो। इससे भी बेहतर के मारक बन सकता है जब वो नीच स्थिति में और हो जाए। इसके बाद हमें क्या देखना है, कोई पापी ग्रह, कोई भी पापी ग्रह द्वादश भाव के स्वामी के साथ यदि बैठ जाए। अगर इससे भी हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है तो फिर हम देखेंगे सप्तमेश का किसी अन्य ग्रह से कोई संबंध तो नहीं बनना है। इस संबंध में हम चतुर्विध संबंध भी को भी कंसीडर करेंगे। जिन चतुर्विध संबंध की हमने बात करी थी उसको भी हम कंसीडर करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी के साथ कोई ग्रह तो नहीं बैठा है और वह मारक स्थान में तो नहीं है, इस बात को भी देखेंगे, अथवा नीच स्थिति में तो नहीं है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ हो लेकिन नीच स्थिति में हो और मारक स्थान में हो। इसके अलावा शुक्र या गुरु मारक स्थान में बैठे हो और नीच के किसी ग्रह के साथ बैठे हो, या स्वयं नीच के हो जाएं या दोष युक्त हो जाएं। इसके अलावा देखेंगे द्वादशेश के संबंधी ग्रह, द्वादश भाव के जो संबंधी ग्रह हैं वो मारक स्थान में हो अथवा अन्य प्रकार से किसी भी तरह से दोष युक्त हो। अब यहाँ भी अगर निर्णय नहीं होता है तो फिर क्या हम देखेंगे, अष्टमेश यदि मारक स्थान में बैठ जाए, या तो कोई पापी ग्रह, पहले हमने बात करी थी ना कि इसमें बैठ जाए, इसी प्रकार से अष्टमेश किसी मारक स्थान में बैठ जाए, अथवा अष्टमेश किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन नीच की स्थिति में हो जाए या दोष युक्त हो जाए। इसके अलावा द्वितीय भाव का स्वामी मारक स्थान में हो जाए। इसके अलावा देखेंगे कि एकादश भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी या तृतीय भाव का स्वामी, उत्तरोत्तर। सबसे पहले हम देखेंगे एकादश भाव का स्वामी मारक स्थान में हो या नीच स्थिति में हो जाए, फिर छठे भाव का स्वामी मारक स्थान में हो या नीच स्थिति में हो जाए, तृतीय भाव का स्वामी मारक स्थान में हो या नीच आदि स्थिति में हो जाए, नीच आदि स्थिति में हो जाए या दोष युक्त हो जाए। इसका मतलब त्रिषडाई की हम बात कर रहे हैं। त्रिषडाई में सबसे बलवान पहले, फिर उससे कम और फिर सबसे कमजोर त्रिषडाई। इससे भी अगर हमारा निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर हम देखेंगे कोई भी शुभ ग्रह जो मारक स्थान में स्थित हो। शुभ ग्रह से क्या मतलब हो गया, जैसे चंद्रमा या बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो तो शुभ होगा, या फिर कोई शुक्र या गुरु त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाए या केंद्र भाव का स्वामी हो जाए या राजयोग कारक हो के नीच स्थिति में हो जाए या दोष युक्त हो जाए या फिर मारक स्थानों में हो जाए, तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। केवल अष्टमेश की दशा में, अगर उससे भी अगर निर्णय नहीं हो पाता तो केवल अष्टमेश की दशा में या एकादशेश की दशा में या फिर छठे भाव की या तृतीय भाव के स्वामी की दशा में भी ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। देखिए करते करते हो क्या रहा है कि आपके जो दिमाग में चीज़ आ रही होगी, डेफिनेटली ये आ रही होगी कि भाई किसी ना किसी प्रकार से मृत्यु का योग बना ही दें। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मृत्यु ही तो एक सच है ना, मृत्यु तो होनी है, नश्वर शरीर है वो तो जाना ही है, तो कोई ना कोई प्रकार से हमें योग तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। देखिए ऐसी स्थिति आ सकती है, कभी कभी बड़ी आइडियल कुंडली होती है, बहुत अच्छी कुंडली होती है, बहुत सुपर कुंडली होती है, उसमें मृत्यु के योग नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन मृत्यु जो होते हैं वो एक सत्य है, वो तो आएगी ही आएगी, वो तो क्रिएट होगा ही योग। कोई कुंडली ऐसी बनी ही नहीं आज तक, किसी मनुष्य की, किसी भी जीव की कोई ऐसी कुंडली बनी ही नहीं जो कि जिसमें कि मृत्यु योग ना हो। मृत्यु योग तो होगा ही डेफिनेटली। तो
ये सारी जो कंडीशन हमने उत्तरोत्तर बताई है, क्रमानुसार जो हमने अभी बताई है, ये सारी की सारी सिचुएशन, तो ये सबसे कम स्थिति वाली होगी कि बहुत अच्छी अगर कुंडली है तो उसमें तृतीय भाव के स्वामी की दशा आई तो मृत्यु हो गई, ये तो सबसे कमज़ोर स्थिति हो गई। लेकिन इससे भी पहले बहुत सारी दशाएं आ जाएंगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जब बड़े बड़े योग क्यों नहीं बन पा रहे, ये इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हम अब जो बात कर रहे हैं वो लग्न के सापेक्ष मृत्यु योग की बात कर रहे हैं। हमें जो देखना है, हमें लग्न की स्थिति भी देखनी है। कभी कभी लग्न इतनी स्ट्रांग मिल जाएगी आपको, इतनी स्ट्रांग होगी कि पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और मान लीजिए दशम भाव का स्वामी सब मिलके लग्न से संबंध बना रहे हो तो बहुत एक आइडियल पोजीशन हो गई ना। और उसमें भी पंचम वो जो ग्रह हों वो अपने उच्च राशि के हों या अपनी स्वर्ग राशि के हों, जो अस्त नहीं हो, जो वक्री नहीं हो, तो एक आइडियल पोजीशन हो सकती है ना। तो आपको बहुत खोजना पड़ेगा उसके लिए मृत्यु योग। मृत्यु योग बेसिकली जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं या फिर एक व्यवहार में अगर हम देखते हैं तो जो एक क्वेश्चन आता है किसी भी व्यक्ति का कि अगर वो आपसे कुंडली दिखाने आता है और आपसे एक इन जनरल ये पूछता है कि भाई मैं मरूंगा कब, ये मेरा केवल एक क्वेश्चन है, तो आप समझिए कि इसका जवाब इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत अनुभव की चीज़ें हैं और कैलकुलेट करने के लिए आपको घंटों की कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, तब आप निर्णय ले पाएंगे, निर्णय पर पहुंच पाएंगे। तो सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन होता है, हमारे साथ होता है ऐसा, इंडिविजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आता है या दिखाने आता है या फीस पूरी वो दे रहा होता है और केवल ये कहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, तो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है मृत्यु बताना। एक तो बात ये है कि मैं बताता नहीं हूँ, मृत्यु के क्वेश्चन को मैं पिक करता ही नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं केवल मृत्यु को ही जानने आया हूँ, तो दूसरी बात क्या होती है कि मृत्यु की कैलकुलेशन बड़ी लंबी होती है, तो उसको निकाल पाना भी इतना आसान नहीं होता है। इसका जवाब मेरा जो जवाब होता है लोगों का, तो हमेशा शुरू से ही मैंने एक ही जवाब दिया है कि मृत्यु योग देखना नहीं जानता। ये मेरा एक डायलॉग होता है कि मैं मृत्यु योग देखना नहीं जानता, वो मैंने नहीं सीखा। तो एक सरल सा जवाब है जिसमें कि आप हर तरह से बच जाएंगे, टाइम कंजम्पशन से भी आप बच जाएंगे, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी निभा पाएंगे और एक बेसलेस क्वेश्चन का आंसर देने से भी आप बच जाएंगे। बेसलेस इसलिए भी कि जब तक हम हैं तब तक जीवन है, जब हम ही नहीं रहे तो फिर भौतिकवादी चीज़ों का क्या। तो एक जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आवश्यकता होती है। हाँ, आप आने वाले समय को अगर आप नज़र आ रहे हैं आपको मार्केश, तो उसको सतर्क आप कर सकते हैं कि समय आगे ठीक नहीं है। इशारों में बता दिया जाता है, बहुत बड़ा गंभीर क्वेश्चन का कभी कभी गंभीरता से जवाब देने के बाद उसको हल्का फुल्का कर दिया जाता है। तो वो एक तरीका होता है, सबका अपना अपना, तो कोई ना कोई तरीका आपके पास होना चाहिए जिससे कि गंभीर क्वेश्चनों को गंभीरता से आंसर देने के बाद भी उसको हल्का बनाया जा सके, माहौल को हल्का बनाया जा सके। ठीक है, तो आज हमने बात करी श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27 की। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे मार्काध्याय के अंतिम श्लोक की बात करेंगे, श्लोक नंबर 28 की। श्लोक नंबर 28 के बाद हमारा मार्काध्याय समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।